Welcome to English classes. Today we shall read the chapter The Last Lesson from the book Flamingo. It is written by the famous French writer Alphonse Daudet. Let's have a look at the introduction to the chapter. This story is set in the days of the Franco-Persian War which took place in 1870. इस कहानी की सेटिंग है जब फ्रांस और पर्शिया के बीच में एक भयानक युद्ध हुआ था और इस वॉर में फ्रांस की बुरी तरह से हार हो गई थी। तो इस हार का फ्रांस पर क्या असर पड़ा यही इस कहानी में दिखाया गया है। इट इज़ नरेटेड बाय अ यंग स्कूल बॉय नेम्ड फ्रेंड्स और ये कहानी हमें सुनाता है एक छोटा सा लड़का जिसका नाम है फ्रेंड्स। Here we see that the natives of Alsace become victims of the Persians' linguistic chauvinism, which compels them to study German in place of French. अब गुलामी का क्या असर हुआ है फ्रांस के ये दो जिले हैं अल्सेस और लॉरेन। यहाँ पर अल्सेस के जो लोग हैं उनको ज़बरदस्ती ये कहा जाता है कि अब वे अपनी भाषा फ्रेंच नहीं पढ़ सकते बल्कि अब उन्हें जर्मनी भाषा ही पढ़नी पड़ेगी। They receive their last lesson in French and bid a tearful adieu to their mother tongue. इस तरीके से वे अपना आखिरी लेसन फ्रांसीसी भाषा का आखिरी लेसन पढ़ते हैं और कैसे अपनी मदर टंग को एक दुख के साथ आंसुओं के साथ विदाई देते हैं यही इस लेसन का सब्जेक्ट मैटर है। Let's begin with the chapter. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle. Here I refer to the little boy named Franz, क्योंकि फ्रेंच ही नरेटर है। वो कहता है कि मैं उस समय स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया था और मैं डरा हुआ था। ड्रेड मीन्स फियर, स्कोल्डिंग मीन्स रिब्यूकिंग। उसे डर लग रहा था कि उसको डांट लगेगी और ये डांट कौन लगाने वाला था? स्पेशली बिकॉज एम हैमल वॉज हिज टीचर, कि एम हैमल उसके टीचर ने कहा हुआ था कि वो पार्टिसिपल ग्रामर का जो टॉपिक है उस पर क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, लेकिन मुझे तो यानी कि फ्रेंड्स को इस टॉपिक का पहला शब्द भी नहीं पता था। इसका मतलब उसे कोई नॉलेज नहीं थी इस टॉपिक की। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक क्षण के लिए तो मेरे मन में आया कि मैं दूर ही भाग जाऊं और अपना सारा दिन स्कूल से बाहर ही बिताऊं। जैसा अक्सर बच्चों के मन में आ जाता है कि जब काम नहीं किया होता, जब होमवर्क पूरा नहीं होता तो कभी कभार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि स्कूल ही नहीं जाना। इट वॉज सो वॉर्म सो ब्राइट, और बाहर का नज़ारा फ्रेंड्स को बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है। वो कहता है कि दिन बहुत ही सुहावना था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे पर पक्षी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और सो मिल के पीछे खुले मैदान में पर्शियाई सैनिक जो है अपनी ड्रिलिंग कर रहे थे, मीन्स परेड कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, तो जो ये बाहर का नज़ारा था ये ज़्यादा अट्रैक्टिव था किसकी बजाय? पार्टिसिपल्स के रूल पढ़ने की बजाय। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, लेकिन मेरे अंदर इतनी पावर थी कि मैं इन सारे अट्रैक्शंस का विरोध कर पाऊँ और जल्दी से स्कूल पहुँच जाऊँ। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल के पास से गया तो मैंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ सी खड़ी थी। बुलेटिन बोर्ड वो बोर्ड जहाँ पर कुछ खास समाचार न्यूज़ जो है लगाई जाती थी। For the last 2 years, all our bad news had come from there. और फ्रेंच कहता है कि पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें इस बुलेटिन बोर्ड के थ्रू ही आ रही थी। कैसी कैसी बुरी खबरें? द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कभी कि युद्ध में हार गए, कभी कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर आ रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, और मैं बिना रुके ही सोचने लगा कि अब क्या मामला हो सकता है, अब क्यों भीड़ यहाँ पर खड़ी है। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin
फिर फ्रेंच जल्दी जल्दी जा रहा था, तभी पीछे से ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार, जिसका नाम था वर्चर, वो अपने अप्रेंटिस मीन्स उसका लर्नर जो उसके अंडर काम करता था, वो बुलेटिन को पढ़ रहे थे, न्यूज़ पढ़ रहे थे। उन्होंने पीछे से आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि लड़के इतनी जल्दी मत करो, अभी बहुत टाइम है, तुम आराम से पहुंच जाओगे। I thought he was making fun of me and reached M. Hamill's little garden all out of breath. मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है और वो इस तरीके से जल्दी भागते भागते हांफते हुए एम हैमल के छोटे से गार्डन में पहुंच गया। इट मीन्स वो अपने स्कूल में पहुंच गया। Usually when school began there was a great bustle. बसल मीन्स नोइजी एक्टिविटी, कि अक्सर जब स्कूल स्टार्ट होता था तो एक बहुत चहल पहल होती थी, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो बाहर गली में भी सुनाई दे जाती थी। कैसा शोर आता था स्कूल से? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better. कि कैसा शोर आता था कि कभी तो डेस्क कोई खोल रहा है, बंद कर रहा है, या फिर सारे इकट्ठे लेसन को रिपीट कर रहे हैं बहुत तेज़ तेज़, जैसे क्लासेस में होता है ना कि बच्चे बहुत तेज़ आवाज़ लगाते हैं, इतनी तेज़ कि वो अपने हाथ जो है कानों पर रख लेते हैं और ताकि और अच्छे से वो तेज़ बोल पाएँ और उनको जल्दी समझ आ जाए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और साथ ही ये भी आवाज़ आती थी कि कैसे टीचर अपने डंडे को टेबल पर उसको टैप कर रहा होता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज बिल्कुल अलग ही नज़ारा था। आज बिल्कुल चुप्पी थी, कोई जो है आवाज़ नहीं आ रही थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, और मैं अक्सर क्या करता था, कमोशन मीन्स नॉइजी डिस्टर्बेंस, कि मैं हमेशा अपने बेंच पर पहुंचने के लिए यही कोशिश करता था कि क्लास में शोर होता रहे और कोई मुझे देखे ही नहीं। मीन्स जब क्लास में शोर हो रहा हो तो उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ेगी और वो चुपचाप से बेंच पर जाके बैठ जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन आज तो इतनी चुप्पी थी मानो संडे की मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, मैंने खिड़की से देखा कि मेरे सारे साथी तो पहले ही अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो टीचर थे एम हैमल वो इधर उधर घूम रहे थे अपना भयानक सा डंडा लेकर। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और हर एक के सामने ही मुझे एंटर करना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मुझे कितनी शर्म भी आ रही थी और मैं बहुत डरा भी हुआ था। ये फीलिंग तो जो लेट कमर होते हैं बच्चे उनको अच्छे से पता होगा। बट नथिंग हैपन्ड, एम हैमल सो मी एंड सेड वेरी काइंडली, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एम हैमल टीचर ने मुझे देखा और बड़े आराम से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ लिटिल फ्रेंड्स, हम तो तुम्हारे बिना ही चैप्टर को शुरू करने वाले थे। I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. मैंने देखा कि हमारे टीचर ने आज कुछ खास ड्रेस डाली हुई थी, सुंदर सा ग्रीन कलर का कोट, फ्रिल वाली शर्ट और छोटी सी ब्लैक कलर की सिल्क कैप जिस पर सारे एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी। और ये खास ड्रेस वो टीचर कब पहनता था? केवल इंस्पेक्शन के दिनों में या कोई प्राइज डे होता था। फिर जो है वो कहता है, बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। अब जो है टीचर ने भी अलग से ड्रेस डाली हुई है, इसके अलावा उसे क्या क्या चेंज लगता है कि पूरा स्कूल बिल्कुल अजीब सा लग रहा था, एक सीरियसनेस दिखाई दे रही थी। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो था ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, कि पीछे वाले बेंचेस पर जो हमेशा खाली रहते थे गांव के लोग बैठे थे और इतने चुपचाप जैसे कि हम बैठते हों। ओल्ड हाउसर with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. ओल्ड हाउसर बैठा हुआ था जिसने 3 कॉर्नर वाली हैट पहन रखी थी, और पहले वाला मेयर, पोस्टमास्टर और भी कई लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, और हर कोई उदास ही दिखाई दे रहा था। तो आज जो है स्कूल बिल्कुल चेंज्ड था, उसने बहुत सारे चेंजेस जो है नोट किए। स्कूल का माहौल अलग है, शोर नहीं आ रहा, गांव के लोग बैठे हुए थे, तो क्या हो रहा था फ्रेंच को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, जब मैं इन सारी चीज़ों को देखकर हैरान हो रहा था तो एम हेमल ने माउंटेड मीन्स ऑक्यूपाइड, एम हेमल अपनी चेयर पर बैठे और उसी ग्रेव मीन्स सीरियस, जेंटल मीन्स पोलाइट, एक गंभीर से लेकिन विनम्र टोन में जैसा वो अक्सर बोलते थे, उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, मेरे प्यारे बच्चों कि आज जो मैं लेसन तुम्हें डिलीवर करूँगा ये मेरा आखिरी लेसन होगा. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, कि जर्मनी बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, कि कल नए मास्टर आ जाएंगे और यह आज आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आज आप सब बड़े ध्यान से इस लेसन को सुने. वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, कि थंडर क्लैप मीन्स अनएक्सपेक्टेड, स्टार्टलिंग, बड़े हैरानी वाली ये शब्द जो है मुझ पर एक जैसे मानो अटैक ही कर दिया हो फ्रेंच के ऊपर, वो बिल्कुल हैरान रह गया. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन, क्यों, अभी तो मुझे पता ही नहीं था कि ये भाषा लिखी कैसे जाती है अच्छे से. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मुझे और नहीं सीखना चाहिए. आई मस्ट स्टॉप देयर देन, कि मैं यहीं पर रुक जाऊं, फ्रेंच भाषा ना सीखूं. ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैं अपने लेसन्स को लर्न नहीं करता था. फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, कि मैं पढ़ने की बजाय इधर उधर बर्ड्स के एग्स को ढूंढने में या फिर झूलों पर स्लाइड करने में ही रहता था. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints, कि वो सारी किताबें जो कुछ समय पहले मुझे न्यूसेंस मीन्स अनोइंग, बड़ा गुस्सा दिलाती थी, इरिटेट करती थी, जो जिनको उठाना भी बड़ा मुश्किल लगता था, ग्रामर की बुक, हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, संतों की हिस्ट्री की बुक, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, जो बुक्स मुझे इरिटेट करती थी वे अब सब मानो मेरी ओल्ड फ्रेंड्स बन गई थी. दैट आई कुडंट गिव अप, जिनको मैं नहीं छोड़ सकता था. एंड एम हेमल टू, और मैं अपने टीचर को भी नहीं छोड़ सकता था. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, यही विचार कि टीचर दूर जा रहे थे और मैं उनको दोबारा कभी देख ही नहीं पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, इन सारी बातों की वजह से मैं भूल गया था टीचर के डंडे के बारे में और टीचर कितना सनकी भी थे. स्टूडेंट्स को लगता है ना कि टीचर जब बार बार समझाते हैं कि ऐसा लगता है कि टीचर तो हाथों के पीछे ही पड़ गए हैं, तो एक वो नज़रिया अब जो है फ्रेंच का टीचर के लिए बदल गया था. Poor man, it was in the honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. अरे ये लास्ट लेसन के सम्मान में ही था कि जो उसने आज ये खास कपड़े पहने थे. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. आज मुझे समझ में आया कि रूम के बैक में इतने सारे गांव वाले लोग जो है क्यों बैठे थे. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. आज इन गांव वालों को भी बड़ा दुख महसूस हो रहा था, वे भी सॉरी महसूस कर रहे थे कि वो स्कूल में क्यों नहीं गए. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस. आज वे सभी हमारे इस टीचर का शुक्रिया अदा करने आए थे क्योंकि एम हेमल ने 40 सालों तक ऑनेस्टी से अपनी सर्विस दी थी. एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर. आज वो देश के लिए भी, अपने कंट्री के लिए भी रिस्पेक्ट दिखाने आ रहे थे, वो कंट्री जो अब उनका नहीं रह गया था. While I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं ये सारी बातें सोच रहा था तो अचानक से मुझे अपना नाम सुनाई दिया. It was my turn to recite. अब लेसन पढ़ने की मेरी बारी आ गई थी. But I got mixed up on the first words and stood there. Mixed up means confused हो गया, लेकिन मैं बड़ा confused हो गया और वहीं पर खड़ा रहा. Holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. मेरा दिल धड़क रहा था और इतनी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि मैं ऊपर देख सकूं. I heard M. Hamel say to me, I won't scold you little friends. मैंने सुना कि टीचर मुझे कह रहे थे कि लिटिल फ्रेंड्स मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं. You must feel bad enough.
कि तुम्हें भी बुरा जो है लग रहा होगा। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हर रोज हमने अपने आप को यही कहा है, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। हम हमेशा क्या करते हैं, चीज़ों को पोस्टपोन करते रहते हैं कि हमारे पास तो बहुत समय है, फिर कभी सीख लेंगे, कल सीख लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। और इस आदत की वजह से आज देखो क्या हो गया है, हम कहाँ पर आ गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सिस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। अल्सिस के लिए अपने अल्सर्स के लोग, उनकी आदत है पुट ऑफ करना, मीन्स पोस्टपोन कर देना, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए पोस्टपोन कर देने की आदत है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब वो जो बंदे बाहर खड़े हैं, यानी जिन्होंने अब जो फ्रांस को हरा दिया था, अब वे लोग कह सकते हैं, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम झूठा दिखावा करते हो फ्रेंचमैन बनने का, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नोर राइट योर ओन लैंग्वेज, लेकिन तुम अभी अपनी खुद की भाषा ना तो बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। यहाँ पर देखो डियर फ्रेंड्स कि आजकल बच्चों को हिंदी में नहीं लिखना आता, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो वही फीलिंग है यहाँ पर कि जब जिस देश में हम रहते हैं उसकी मातृभाषा हमें लिखनी बोलनी आनी चाहिए। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। लेकिन लिटिल फ्रेंड्स तुम्हारी ही ये बुरी हालत नहीं है, हम सारे भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। Your parents were not anxious enough to have you learn। अब वो बताता कि कौन कौन दोषी है, कि तुम्हारे माता पिता, वो उन्होंने कभी चिंता ही नहीं की कि तुम कुछ सीख पाओ। They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money। कि उन्होंने हमेशा किस चीज़ को प्रेफरेंस दी, कि तुम कहीं फार्म में काम कर लो, मिल में काम कर लो, ताकि थोड़े पैसे कमाए जा सकें। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। अक्सर मैंने क्या तुम्हें नहीं भेजा है फ्लावर्स में पानी देने के लिए, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, कि मुझे तो ये कहना चाहिए कि तुम अपना लेसन लर्न करो, लेकिन मैंने तुमसे और काम कराए। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब भी मेरा मन करता था फिशिंग के लिए मैं जाता था तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था। तो इस तरीके से एम हैमल खुद को भी रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि बच्चों को अगर फ्रेंच भाषा लिखनी बोलनी नहीं आ रही तो उनके पेरेंट्स भी, वो खुद भी, और एम हैमल भी जो है रिस्पॉन्सिबल है। देन From one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language। फिर एक बात से दूसरी बात कहते कहते एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में अपने विचार एक्सप्रेस किए, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical। उन्होंने कहा कि फ्रेंच भाषा दुनिया में सबसे खूबसूरत भाषा है, बिल्कुल क्लियर है, लॉजिकल है, तर्क संगत है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, कि हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और इसको कभी भूलना भी नहीं है। अब वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रीजन। जब किसी देश को गुलाम बना लिया जाता है तो वो गुलाम देश क्या करे, अपनी भाषा पर अपनी पकड़ रखे, अपनी भाषा के लिए लगाव रखे, क्योंकि यही चीज़ होगी जो उनकी जेल खोलने की चाबी होगी, गुलामी को दूर करने के लिए चाबी होगी। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन। और ये कहने के बाद उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और लेसन पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और अब देखो फ्रेंड्स, जिसको ये सारी बुक्स जो न्यूसेंस लगती थी, आज उसे सारा लेसन समझ आ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी। आज जो पढ़ाया गया वो बहुत ही आसान था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद उन्होंने राइटिंग की प्रैक्टिस की। देन दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्सिस, फ्रांस अल्सिस। उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई नई कॉपीज भी लेकर आए थे जिनके ऊपर लिखा हुआ था फ्रांस अल्सिस, मीन्स जो जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं उसका नाम लिखते हैं। तो एम हैमल ने मान लीजिए कि सारे वर्ड्स लिखे हुए थे नोटबुक्स के ऊपर। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क्स। और ये जो राउंड हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, ये सारे कैसे लग रहे थे, मानो छोटे छोटे झंडे पूरे स्कूल रूम में लटके हुए हैं, हमारे डेस्क से ऊपर झंडे दिखाई दे रहे थे। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज, कि आप सबको देखना चाहिए था कि कैसे हर कोई अपने काम में लगा हुआ था और बिल्कुल ही शांति थी क्लासरूम में। ऑन द रूफ द पीजन्स cooed वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ।
अब इतनी खामोशी है तो और किसकी आवाज़ आ रही है कि कबूतरों की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने सोचा विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। फ्रेंच अपने आप को कह रहा है कि क्या ये पर्शियंस कबूतरों को भी जर्मनी भाषा में ही जगाने के लिए कहेंगे। इट मीन्स कि जो क्या ये हर व्यक्ति को, अपने हर एनिमल को, बर्ड को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, उनकी भाषा पर, उनकी लैंग्वेज पर भी जो है अपनी ही दबाव चलाएंगे, अपना ही जोर दिखाएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. और जब भी मैं अपनी राइटिंग से, क्योंकि राइटिंग का काम दिया गया था, तो मैं देखता तो क्या लगता कि एम हैमल बिल्कुल मोशनलेस बैठे, हिल ही नहीं रहे, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, कभी एक चीज़ को देख रहे थे, कभी दूसरी चीज़ को, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो अपने माइंड में हर चीज़ को फिक्स कर लेना चाहते थे कि इस छोटे से स्कूल रूम में क्या सारी चीज़ें कैसी कैसी दिखाई देती थी। For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. 40 सालों तक वो इसी जगह पर रहे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, गार्डन है, उसके बाहर खिड़की है, फिर उसके सामने क्लासरूम है। इस तरीके से जो भी दिखाई दे रहा था, एम हैमल बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ें देख रहे थे। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। और कैसे अब इन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तो दिल ही टूट गया होगा। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स। और उन्हें सुनाई भी दे रहा होगा कि उनकी बहन कैसे सारा सामान पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले ही दिन ये देश छोड़कर जाना था। All at once the church clock struck 12. Then the Angelus, तभी चर्च क्लॉक ने में से जो 12 बजने की साउंड आई और उसके बाद प्रेयर का टाइम हो गया। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आर विंडोज। और उसी क्षण पर्शियंस जो ड्रिलिंग से लौट रहे थे, उनके ट्रम्पेट्स की भी आवाज़ आई। एम हैमल स्टूड अप very pale in his chair. I never saw him look so tall. एम हैमल खड़े हो गए। very pale means colorless, अपनी चेयर से खड़े हुए, और मैंने उनको कभी नहीं देखा था कि वो इतने लंबे थे। My friends, said he, I, but something choked him. He could not go on. अब एम हैमल ने अपनी स्पीच शुरू की। My friends, आई वो कह नहीं पा रहे। चॉक मीन्स समथिंग ब्लॉक्ड इन हिज थ्रोट, कि जैसे जब हम इमोशनल हो जाते हैं कि आंसू आए हुए होते हैं तो हम क्लियरली बोल नहीं पाते। सो ही कुड नॉट गो ऑन। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। फिर वे ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, चौक का पीस लिया और जितनी ताकत लगा सकते थे उस ताकत से उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर बहुत बड़ा बड़ा लिखा। क्या लिखा? वीवा ला फ्रांस। इट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, कि फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट ए वर्ड ही मेड ए जेस्चर टू अस विद हिज हैंड। फिर वे रुक गए और अपना हेड दीवार पर जो है उन्होंने झुका लिया और बिना कुछ कहे उन्होंने सिर्फ इशारा ही कर दिया। क्या इशारा किया? स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। अब स्कूल का टाइम खत्म हो गया, आप सब लोग जा सकते हैं। सो दिस वॉज अ वेरी सैड टचिंग एंडिंग ऑफ दिस लेसन. Now let us discuss important questions. What was French expected to be prepared with for school that day? French did not want to go to school that day. फ्रेंच को उस दिन क्या तैयार करके ले जाना था? फ्रेंच स्कूल नहीं जाना चाह रहा था। His teacher M. Hamel had asked him to learn the rules for participles. उसके टीचर ने पार्टिसिपल्स के रूल लर्न करने के लिए दिए थे। बट ही हैड फेल्ड टू लर्न हिज लेसन, लेकिन वो अपना लेसन याद नहीं कर पाया था। सो ही फियर्ड दैट हिज टीचर वुड पनिश हिम, इसलिए उसे डर लग रहा था कि उसके टीचर उसको पनिश करेंगे। What did French notice that was unusual about the school that day? उस दिन स्कूल में क्या अलग बात थी? हमने सारा पढ़ा है ये। French noticed that the whole school appeared very strange. फ्रेंच ने नोटिस किया कि सारा स्कूल बहुत अजीब लग रहा था। There was no sound of opening and closing of desks and repetitions of lessons. The school was as quiet as if on a Sunday morning. जो आवाज़ें हर रोज़ सुनाई देती थी स्कूल से, वो आज नहीं सुनाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था मानो संडे हो। थर्ड क्वेश्चन, what had been put up on the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगाया हुआ था? An order from Berlin was put up on the bulletin board. बुलेटिन से आया हुआ एक ऑर्डर, एक आदेश लगा हुआ था वहाँ पर, और ये ऑर्डर क्या था?
Now the teaching of German was made compulsory in the districts of Alsace and Lorraine. अब अल्सेस और लॉरेन में जर्मन भाषा को पढ़ाया जाना कंपल्सरी कर दिया गया था. French and the villagers felt sorry for ignoring the study of their mother tongue. और आज फ्रेंच को सभी गांव वालों को दुख महसूस हो रहा था कि उन्होंने अपनी मदर टंग को इग्नोर किया था. Now everybody was shocked at this news. आज हर कोई इस न्यूज़ से हैरान रह गया था. Next very important question. French thinks will they make them sing in German? Even the peasants. What could this mean? जब वो कबूतरों के बारे में बात कहता है कि क्या ये पर्शियाई सैनिक कबूतरों को भी जर्मन भाषा में ही साउंड करने के लिए कहेंगे, तो इसका मतलब क्या है? French thought that the Persians would not be able to change the natural sound of peasants. फ्रेंच ने सोचा कि पर्शियंस कबूतरों की नेचुरल आवाज़ को बिल्कुल चेंज नहीं कर पाएंगे. He felt that they could not destroy French people's love for their mother टंग. कि आदेश तो आ गया है कि फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, लेकिन फ्रेंच लोगों के मन में जो अपनी मदर टंग के लिए प्यार है उसको वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे. दे हैड एनस्लेव्ड ओनली देयर बॉडी नॉट देयर स्पिरिट. अब पर्शियाई सैनिकों ने उनके शरीरों को गुलाम बनाया था, उनके मन को नहीं. नेक्स्ट, व्हाट डिड एम हैमल टेल द स्टूडेंट्स अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज? एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा था? ही टोल्ड देम दैट फ्रेंच वाज द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. हमने टेक्स्ट में पढ़ा था कि सबसे सुंदर भाषा है, सबसे क्लियर भाषा थी ये. ही सजेस्टेड दैम टू गार्ड द लैंग्वेज. एम हैमल ने बच्चों को ये भी कहा कि इस लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना है. ही फेल्ट दैट देयर लव फॉर मदर टंग माइट प्रूव द की टू देयर प्रिजन ऑफ स्लेवरी. क्योंकि उन्होंने क्या महसूस किया कि मदर टंग के लिए जो प्यार है ये गुलामी की जेल को खोल सकता है, उसकी चाबी साबित हो सकता था. How did M. Hamel bid farewell to his students and the people of the town? M. Hamel ने अपने विद्यार्थियों और गांव के लोगों से कैसे जो है अलविदा कहा. M. Hamel was too choked with emotion. यहाँ पर चॉक्ड आएगा, too choked with emotion to say anything. M. Hamel इतना भावुक हो गया था कि कुछ भी नहीं कह पा रहा था. He stood up from his chair. वो अपनी चेयर से खड़े हुए, took a piece of chalk and wrote on the blackboard in large words, Long live France. Thus he said farewell to his students and the people of the town. Please इसे करेक्ट कर लीजिएगा, shocked की जगह choked होगा. How did Franz feel when M. Hamel said that it was his last lesson at school? फ्रेंच को कैसा महसूस हुआ जब एम हेमल ने कहा कि आज ये जो है आखिरी लेसन था. द लास्ट फ्रेंच लेसन वॉज बींग डिलीवर्ड ऑन दैट डे. उस दिन आखिरी फ्रेंच लेसन डिलीवर किया जा रहा था. दिस थॉट मेड फ्रेंच वेरी शॉक्ड. और इसी विचार से फ्रेंच बहुत हैरान रह गया था. ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स. आज उसे दुख हो रहा था कि उसने क्यों लेसन लर्न नहीं किए. ही वॉज सैड टू थिंक दैट ही वुड नेवर बी एबल टू सी एम हेमल अगेन. और वह कभी भी अपने टीचर से दोबारा नहीं मिल पाएगा, तो वो ये सोच के भी उदास था. वॉट इज द थीम ऑफ द लेसन? वी ऑलवेज कीप पोस्टपोनिंग द लर्निंग ऑफ थिंग्स. हम हमेशा, क्या आदत होती है हमारी कि चीज़ों को सीखने के बारे में आज नहीं कल सीख लेंगे, कल नहीं परसों सीख लेंगे, पोस्टपोन करते रहते हैं. बिकॉज वी फील दैट देयर इज अबंडेंट टाइम. क्योंकि हमें हमेशा लगता रहता है कि बहुत टाइम है. सो द लेसन ब्रिंग्स टू लाइट द सेंस ऑफ रिग्रेट एट द लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. तो इस लेसन से हमें पता लगता है कि जब हम किसी अवसर को खो देते हैं तो उसके बाद जो हमें पछतावा होता है उसके बारे में बताता है ये लेसन. इट ऑल्सो मेक्स अस रियलाइज द वैल्यू ऑफ आवर मदर टंग. कि हमारी मातृभाषा की क्या वैल्यू होती है ये भी हमें समझ आती है. सो दिस इज वेरी टचिंग लेसन, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. And now please don't forget to like, share and subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma. Thank you very much for watching this video.